Hello students, good morning. Welcome to our channel एडवांस हिस्ट्री। तो आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कि यूरोपीय कंपनियां किस तरह भारत में आई और उन्होंने भारत में अपनी स्थापना और अपनी कंपनी, अपना ट्रेड यानी व्यापार किस तरह किया और किस उद्देश्य से इसमें राजनीतिक और सामाजिक में अपना योगदान दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। नंबर 1 पर थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली आए, PEIC, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। वास्को डी गामा ने इसके व्यक्ति आया था। ये 3 यात्राओं के दौरान तीसरी यात्रा में ये भारत पहुंचा, यानी 2 यात्राएं इसकी सफल नहीं हुई, ये कहीं और चला गया। और वास्को डी गामा तीसरी यात्रा में भारत की खोज की इसने। और वरिंदे ओस्ट इंडेस डच कंपनी थी ये। VEIC 1596 ईस्वी में कार्नेलियस डी हस्तमान ने इसकी स्थापना की थी, यानी कार्नेलियस डी हस्तमान पहला व्यक्ति था डच कंपनी का जो भारत में व्यापार करने आया था। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग नंबर 3 पर द ईस्ट इंडीज़ यानी BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जेम्स ने इसकी स्थापना की, यानी कैप्टन हॉकिंस आया सबसे पहले यहाँ व्यापार करने। इससे पहले भी ये कंपनी कई बार आ चुकी थी भारत, परंतु इन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला व्यापार करने का, या इनको शासकों ने इजाज़त नहीं दी। और 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जेम्स ने अपनी स्थापना की। और नंबर 4 पर है कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलिस्ट, यानी फ्रांसीसी कंपनी FEIC, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने इसकी स्थापना की थी, यानी पहले व्यक्ति फ्रांसीसी मार्टिन थे जो यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आए थे। और नंबर 5 पर था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1616 ईस्वी में आए थे क्रिश्चियन चतुर्थ डेनमार्क ने इसकी स्थापना की थी। और नंबर 6 पर आए थे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। इसके 3 यात्री आए थे इकट्ठे, हेनरिक कॉनिंग, कॉलिन कैम्पबेल, निकोलस सैलग्रेन। और सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ आए और इन्होंने बाकी इन दूसरी कंपनियों के लिए भारत के रास्ते खोल दिए, क्योंकि इनको यहाँ आकर व्यापार का और कच्चे माल का अच्छा स्रोत मिल गया था भारत के रूप में। क्योंकि जब यूरोपीय कंपनियाँ यूरोप में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और वे चाह रहे थे कि अपनी कंपनियां अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, परंतु उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा था जिसके द्वारा वे अपना माल और अपने व्यापार को बढ़ा सकें। और ये विदेशों को खोजते खोजते भारत को इन्होंने खोज लिया 1498 में पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों के बाद उसके बाद ये 3-4 कंपनियां और आई भारत में व्यापार के थ्रू। और कैसे ये हमारे व्यापार राजनीति और सामाजिक और आर्थिक पर अधिकार करती हैं, चलिए देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में। अन्य नाम था इसका मुस्तादो द इंडिया साम्राज्य से ये आई थी ईस्ट इंडिया पुर्तगाली यात्री। और उत्तमाशांतरीप से वास्को डी गामा भारत आया था। उत्तमाशांतरीप से के थ्रू ये भारत पहुंचा। पथ प्रदर्शक कौन थे इसका? अब्दुल मनीक नाम का गुजराती व्यक्ति था।
अब्दुल मनीक नाम का गुजराती व्यक्ति था। 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा। अपनी 3 यात्राओं के सफल होने के बाद तीसरी यात्रा में यह भारत को इसने पाया और यहाँ कुछ दिन रहा। एज ए यात्रा की इसने कुछ दिन की और उसके बाद यहाँ अपने कंपनी के लोगों को इसने भारत में बुलाया। गवर्नर भारत में फ्रांसीसी डी अल्मीडा अल्बुकर्क 1505 से 1509, 1509 से 1510 जो पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में रहे इस समय से। यानी फ्रांसीसी डी अल्मीडा तो रहा 1505 से 1509, अल्बुकर्क 1509 से 1510 तक। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था और 1961 में इसको वापस किया गया। यानी आज़ादी के बाद ये वापस लिया गया। पुर्तगाली वायसराय नानू डी कूना ये इनका वायसराय था, जो 1529 से 38 ईस्वी में 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को इसने अपनी राजधानी बनाया। यानी पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी कोचीन थी, ये पहली है और ये दूसरी उसका गवर्नर वायसराय बनाता है। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसीसी नपियर भी भारत आया था, जिसने ईसाई धर्म का यहाँ प्रचार किया था। और 1632 ईस्वी में शाहजहां ने खुद हमारे शासक शाहजहां ने पुर्तगालियों को भारत से बाहर कर दिया था। और 1622 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को बम्बई प्रदान किया था। देखो, पुर्तगाली बाहर के यात्री हैं, यानी बाहर से हमारे देश में व्यापार करने आए और हमारे ही बम्बई को वो बेच रहे हैं और हमारी ही जगह को बेच और ख़रीद रहे हैं। किस तरह व्यापारियों ने हमारे समाज को हमारे इफ़ेक्ट किया है। अपनी नौसैनिक शक्ति के आधार पर पुर्तगाली भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ करवाया और साथ ही 1961 ईस्वी तक भारत में रहे। तब उन्होंने गोवा को स्वतंत्र कर दिया था और पहली कोठी कोचीन में खोल ली थी। यानी पहली कोठी पुर्तगालियों ने कहाँ खोली थी? कोचीन में। गौथिक शैली का इन्होंने आरंभ किया था। डच, इसके बाद आते हैं डच। 1596 में संस्थापक कार्नेलियस डी हस्तमान था इसका। 1605 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की। और इनका साहस कि इन्होंने इतनी सारी फैक्ट्रियां स्थापित की, क्यों? क्योंकि इन्होंने पुर्तगालियों को पहले देख लिया था कि पुर्तगालियों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में किया है और यहाँ किस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरह यहाँ के आर्थिक शोषण किया। तो उसी प्रकार डच भी आ जाते हैं। कार्नेलियस डी हस्तमान संस्थापक थे इसके। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1653 में कोचीन में और 1658 ईस्वी में नागपट्टनम बालासोर में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। 1659 ईस्वी में पटना और कासिम बाजार में, 1663 ईस्वी में कोचीन में और 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया जो भारत के अंडर था। और 1641 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण के बाद लंका पर 1658 ईस्वी में लंका पर अधिकार किया। यानी इन्होंने पुर्तगालियों को पछाड़ा। पुर्तगालियों को पछाड़ने के बाद डचों ने अपना अधिकार जमाया भारत पर। पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पगोड़ा, जो इनकी मेन मुद्रा थी, सिक्का था इनका, उसको भी इन्होंने यहाँ प्रचलन में चलाया। और 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज
क्लाइव ने पराजित किया इनको और भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया इनका, डचों का। इनके समय में सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा, यानी सबसे ज़्यादा क्या बिका इनके काम में, डचों के काल में वस्त्र उद्योग हमारा बहुत ज़्यादा आयात और निर्यात हुआ। अंग्रेज 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल थलमार्ग से आए थे भारत। 1609 ईस्वी में सबसे पहले 1599 जॉन मिल्डन हॉल थलमार्ग से आए थे और 1609 में से फिर आए कैप्टन हॉकिंस जेम्स, जिसको जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था, यानी जगह दी थी। 400 का मनसब एक जगह थी। जहांगीर के दरबार में राजदूत बनकर आए थे ये यूरोप के प्रथम अंग्रेज थे। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम अंग्रेज। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर टॉमस रो को दरबार में भेजा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा लेने के लिए व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के योजना से भेजा था सर टॉमस रो को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के में सिर्फ 217 साझेदार थे और इसके बाद पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था इनका। 217 के साझेदार का पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समूह तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में कोशिश की थी। 1608 में कोशिश की थी, लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी बनाते हैं। और 1651 ईस्वी में शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया था। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई कर ना देना पड़े, बंगाल में व्यापार करने का अधिकार इन्होंने भी दे दिया था, जिससे इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। फोर्ट विलियम किला है। 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया, यानी अपनी शक्ति को उन्होंने दिखाया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर और अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया 1757 में। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर अधिकार हो गया, प्रभुत्व स्थापित हो गया। और 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया भारत से, और फिर क्राउन का सीधा शासन आरंभ हुआ 1858 में, यानी 1857 तक तो अंग्रेज रहे और उसके बाद 1858 में क्राउन के हाथ सीधा हमारा शासन चला जाता है। और उसके बाद आते हैं डैनिश, जो गुलाम थे, यानी ये जहाँ से आए थे वहाँ ये गुलाम थे। 1616 ईस्वी से यूरोप के गुलाम थे ये तो खुद ही गुलाम थे। और क्रिश्चियन चतुर्थ डेनमार्क ने इसकी स्थापना की थी। पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन कंपनियां शामिल थी इसके अंदर, यानी गुलाम थे तो काफ़ी कंपनियों की हिस्सेदारी इसके अंदर होगी। फ्रांस के साथ गठबंधन किया था इन्होंने, और जिसके कारण ये भारत आए, यानी भारत तक ये पहुंच सके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था इन्होंने 1845 ईस्वी में। खुद के जो भी इनके कारोबार थे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, क्योंकि ये पहले गुलाम थे और अब ये नहीं चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों के सामने ये टिक पाते। तो त्रावणकोर तमिलनाडु, श्रीरामपुर बंगाल में इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई और 1868 ईस्वी में निकोबार द्वीप पर अपने अधिकारों को बेच दिया और भारतीय क्षेत्र पर अपना नियंत्रण समाप्त हो गया इनका, और ये अंग्रेज़ों को देकर यहाँ से चले गए।
1957 ईस्वी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ यात्रा की और मित्रता भारत को सौंप दिया गया। यात्रा की जब जवाहरलाल नेहरू ने, तो इन्होंने मित्रता कर ली और मित्रता के दौरान जो भी इनके पास था 1757 तक, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। जो भी फैक्ट्री या जो भी कारोबार इनके अंडर थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था अंग्रेज़ों से बाद। आई होप मेरा कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अपने नोट्स आगे और बढ़िया तैयार कर सकूं। तो फ्रांसीसी आते हैं। स्थापना लुईस 16वें के काल में होती है इसकी। फ्रांसीसी मार्टिन इसका संस्थापक है। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत आती है। उद्देश्य क्या था इसका? ब्रिटिश के समान ही व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना। जैसे ब्रिटिश लोगों को मिली है वैसे ही सुविधाएं इसको भी मिले। तो जैसे यूरोप में पहले कारोबार कम था और उस कारोबार को और बढ़ाने के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लोग हमारे यहाँ भारत आए और उन्होंने अपना व्यापार यहाँ किया। 1668 ईस्वी में सूरत में पहले फैक्ट्री लगाते हैं ये फ्रांसीसी। 1659 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाते हैं उसके बाद एक फैक्ट्री। और 1673 ईस्वी में बंगाल के मुग़ल सूबेदारों ने चंद्रनगर में बस्ती बनाने की अनुमति दी। मुग़ल सूबेदारों ने बंगाल में इनको कि तुम चंद्रनगर के नाम की कोई भी बस्ती यहाँ या अपने नाम से कोई बस्ती बसा सकते हो। 1674 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से पौंडीचेरी नाम का गांव प्राप्त किया। पौंडीचेरी नाम का गांव प्राप्त कर लिया। बीजापुर के सुल्तान थे उस वक्त वहाँ। संपन्न था यह गांव एक, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बना, जिस पर उनका अच्छा खासा प्रभुत्व था। व्यापारिक बस्तियां माहे, करीकाल, बालासोर और कासिम बाजार जैसी इन्होंने व्यापारिक बस्तियां बसाई फ्रांसीसियों ने। कब्जा 1723 ईस्वी में यनम पर कब्जा किया इन्होंने। 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर कब्जा किया और 1739 ईस्वी में कराईकल पर कब्जा कर लिया। 1731 ईस्वी में डुप्ले आता है, जो बहुत ही शातिर और बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ा विद्वान होता है, जो भारत में फ्रेंच का गवर्नर बनकर आता है और ये लंबे समय तक भारत में अपने नियंत्रण के लिए संघर्ष करता रहता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1764 से 1748 ईस्वी तक अंग्रेज़ों और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित प्रभाव के कारण प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जाता है। शैपेल की नामक संधि से युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि इस संधि के द्वारा कि अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे वे सिर्फ अपने ही अंडर रहेंगे और अंग्रेज़ों के कारोबार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। इस युद्ध में डुप्ले की हार हो जाती है, डुप्ले हार जाता है इस युद्ध में और पौंडीचेरी संधि से ये विराम लगता है, इस युद्ध पर ख़त्म होता है यह युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से ये समाप्त होता है। तो अक्सर पेपरों में कि पहला कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त होता है, एक्शेपला। दूसरा कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त होता है, पौंडीचेरी संधि। और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त होता है। कई बार क्वेश्चन बनते हैं, बट अगर कंटेंट आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी एग्जामिनर बनाए, आपके लिए हर क्वेश्चन इजी होगा। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आर्यकूट ने फ्रांसीसी सेना को अंग्रेजी सेना का तो आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का लाली ने नेतृत्व किया, जो ये भी गवर्नर था। लाली भी इस युद्ध में फ्रांस का गवर्नर था और इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए और यही पराजय भारत में उनके पतन का महत्वपूर्ण कारण बनी। 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया
और 1763 ईस्वी में यद्यपि उन्हें पौंडीचेरी व कुछ प्रदेश वापस लौटा दिए गए, यानी अंग्रेज़ों ने उनको उनकी क्षमता को देखकर कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, अंग्रेज़ों ने फिर भी उनको कुछ प्रदेश और पौंडीचेरी वापस लौटा दिए, परंतु उनको कोई भी हक या किलेबंदी करने नहीं देने की इजाज़त दी कि कोई भी वो किलेबंदी नहीं करेंगे, वरना जिस दिन वो किलेबंदी करेंगे तो यहाँ से उनको खदेड़ दिया जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।